अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाजरीन, कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें जीतने वाली पार्टी के अलावा तमाम जमातें इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं कर रही हैं। एतराज़ ये किया जा रहा है कि टर्नआउट 21% था तो नताइज का ऐलान सुबह 4 बजे क्यों किया गया, वजूहात क्या थी। पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ ये है कि नून लीग ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ग्राउंड पर काम नहीं किया, ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज किया गया। और पीपल्स पार्टी के मुताबिक नून लीग उनके लिए असल परेशानी का सबब थी ही नहीं, बल्कि कलअदम TLP जो है वो उनके लिए परेशानी का सबब थी। वो ये जज नहीं कर पा रहे थे कि TLP उनसे कितना आगे है या कितना पीछे है। जबकि मिफ्ताह इस्माइल का इस पर यह कहना था कि 2 दिन कबल जो उन्होंने निजी सर्वे कराया था उसके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो 15% वोट रखती थी, जबकि PTI जो है वो 21% और PMLN जो है वो 37% वोट बैंक रखती थी। मिफ्ताह इस्माइल की तरफ से नाजरीन इस वक्त दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई है जो कि मंजूर कर ली गई है और इस पर समाअत 4 मई को होने जा रही है और इसके फैसले के बाद ही इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अता तारड़ साहब, बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि मिफ्ताह इस्माइल के बारे में ये तासुर कायम किया गया था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा मदू करने के लिए। देखिए, बात यह है कि मैं पिछले 12 साल में कुछ तकरीबन 40-45 बाई इलेक्शन कंडक्ट कर चुका हूँ और जितने सर्वेज होते हैं इस दफ़ा देखिए कि तमाम सर्वेज में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही थी और हमारी वाज़े बरतरी शो की जा रही थी और ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी ऐसी थी कि पीपल्स पार्टी ने ना कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, ना मीडिया ये नहीं कह सकता कि जी कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑन ग्राउंड कैंपेन चलाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंपेन चलाई, डोर टू डोर गए, ऐसे हालात नहीं थे। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से इस इलेक्शन में काउंटिंग के प्रोसेस को मुतनाज़ा किया गया है और सईद गनी साहब एक वजीर हैं, जो बंदा एग्जेक्टिव अथॉरिटी रखता हो उसका कोई हक नहीं है कि वो ऑन ग्राउंड जाके रिजल्ट्स के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से कोई भी खिदमात सर अंजाम दे। देखिए, मैं डस्का गया, मेरे पास पार्टी का ओहदा था, मैं इलेक्टेड रेप नहीं था। मैंने वहां पे जो आइन और कानून मुझे इजाजत देता था उसके मुताबिक अपनी जो है वो मैंने अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी। मगर एक सिटिंग मिनिस्टर एजुकेशन, और ये बात भी काबिल जिक्र है कि ज्यादातर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगाए गए थे। तो अब जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो महकमा तालीम से हों और वजीर तालीम पूरा इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा हो, तो आप खुद समझ सकती हैं कि कितना शफाफ जो है वो इलेक्शन हुआ होगा। अता तारड़ साहब, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि हम उनके लिए असल परेशानी नून लीग नहीं थी बल्कि कलअदम TLP थी। वो ये जज नहीं कर पा रहे थे कि वो उनसे कितना आगे है और पीपल्स पार्टी उनसे कितना पीछे है। तो नून लीग तो उनके मुकाबले में थी ही नहीं, जबकि जो मिफ्ताह इस्माइल हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और है। वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो उन्होंने सर्वे कराया था, निजी सर्वे करवाया था, उसके मुताबिक उनका जो वोट बैंक था वो तकरीबन 37% था, PTI जो है उसका 21% था और पीपल्स पार्टी 15% पर थी। देखिए, इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून की 1993 में भी ये सीट रही है। इजाज शफी साहब यहाँ से MNA होते रहे हैं। उसके बाद भी जब शहबाज शरीफ साहब का 2018 का इलेक्शन था, चंद 100 वोटों से, यही कुछ 600 का फर्क था, फैसल वाडा साहब जिस तरह जीते वहां से, वो पूरी कौम के सामने है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मियां नवाज शरीफ ने जो वहां पे रेंजर्स, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वहां पे डिप्लॉय करके जिस तरीके से कराची का अमन बहाल किया, उसका बहुत बड़ा किरदार है मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी में वहां पे। और कराची की रोशनियां वापस लौटी, कराची का अमन वापस लौटा, टारगेट किलिंग्स का खात्मा हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे क्रेडिट को जाती हैं। अब इलेक्शन की तरफ आए तो एक ऐसा हल्का जहां पे कोई भी पोलिंग स्टेशन आधे घंटे की मुसाफत से ज्यादा दूर नहीं है, टर्नआउट तकरीबन 20% के लगभग था, जिसका मतलब है कि वोटों की गिनती 9-10 बजे तक मुकम्मल हो जानी चाहिए थी आइडियली। मैं आपको डस्के के कंपैरिजन दूं, डस्के में हमारी उम्मीदवार ने 1,00,000 वोट लिया, 91,000 वोट लिया, PTI की कैंडिडेट ने हमारा 1 लाख से ऊपर था। वहां पे भी रात 12 बजे तक रिजल्ट आ गया था।
जो रिजल्ट में ताखीर है, फॉर्म 45 टाइमली नहीं पहुंचे, स्पेशली जो 30 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 तो पहुंचे ही नहीं। और देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक और निज़ाम वज़ा किया था जिसके तहत प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाबंद था कि वो तमाम फॉर्म 45 जैसे ही गिनती का अमल मुकम्मल हो वो व्हाट्सएप के जरिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर भिजवाए जाएं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ना व्हाट्सएप पे फॉर्म 45 बर वक्त पहुंचाए गए, ना रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जो हैं वो फॉर्म 45 टाइमली आए, और ना ही देखिए आधे घंटे की मुसाफत से दूर कोई पोलिंग स्टेशन ना हो तो आपको कितना को टाइम लगता है ये गिनती का अमल मुकम्मल करने में। टर्न आउट लो होने के बावजूद गिनती का अमल पूरी रात चलता रहा और ये रिजल्ट सुबह 5 बजे जाके जिसका ऐलान किया गया। ये तमाम वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गया है। इसका जो गिनती का अमल है वो शफाफ तरीके से नहीं हो सका। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका जवाबदेह कौन है? देखिए ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो रिटर्निंग अफसर है वो तो चले इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉई है, वो इलेक्शन कमीशन का एक अफसर है, मगर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनका करता धरता सिंध गवर्नमेंट है। तो ये मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर फाउल प्ले किया है और ये सबूत भी हम अब जमा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कंसोलिडेशन होती है और फाइनल रिजल्ट का जो ऐलान होता है उसको स्टे किया और उन्होंने कहा कि फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, हम रीकाउंटिंग और जो दोबारा गिनती के हवाले से दरखास्त पर समाअत करेंगे और उस पर फैसला करेंगे। तो ये अब बिलावल साहब कल कह रहे थे कि शवाहिद दे, तो शवाहिद हम आपको नहीं देंगे, ये इलेक्शन कमीशन को देंगे। आपको किस बात की शवाहिद दें जी? तो अता साहब इसका मतलब ये कि इसके ताखीर के अलावा भी आपके पास कुछ सॉलिड सबूत मौजूद हैं? हमारे पास जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपस में मुताबिकत नहीं रखते, आपस में मिलाप नहीं खाते, तो वो हमारे पास बड़ा एक वाज़े डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जी ये आपस में इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत फर्क है जो कि असूली तौर पे नहीं होना चाहिए। जो फॉर्म 45 में फिगर्स दिए गए हैं वोटों के, वही फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमर है और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और इंशाल्लाह 4 तारीख को डेट ऑफ हियरिंग रखी गई है इलेक्शन कमीशन में। हमारे वकला भी पेश होंगे, हमारे उम्मीदवार भी पेश होंगे और हम इंशाल्लाह भरपूर कानूनी चाराजोई इसके हवाले से करेंगे। सही। तो अगर पीटीआई पे आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हार की जो वजह है वो उनकी कारकर्दगी है, वो परफॉर्म नहीं कर सके और लोग जो हैं वो उनसे मुतमईन नज़र नहीं आते। अगर इस बात को मान लिया जाए कि पीटीआई जो है वो इन ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो हार रही है, तो फिर क्या रिजल्ट से ये समझा जाए कि जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी से मुतमईन है? देखिए पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई का 6ठे नंबर पर आना और इस इलेक्शन में बिल्कुल रेस से बाहर हो जाना, नौशहरा का इलेक्शन हार जाना, डस्के का इलेक्शन हार जाना और तमाम बाई इलेक्शन में जो उनको वोट पड़े हैं बहुत कम वोट पड़ा है, तो लोग महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से शदीद तंग हैं। और इस हुकूमत ने 2.5 साल में पिछलों पे इल्जाम धरने के अलावा कोई काम नहीं किया। पिछलों का इतना जिक्र किया कि पिछली हुकूमतें ये कर गई, पिछली हुकूमतें वो कर गई, कि लोग बाई इलेक्शन में वोट भी पिछली हुकूमतों को दे जाते हैं। तो बात यह है कि आपके पास कारकर्दगी नाम की चीज नहीं है, एक ईंट आपने नहीं लगाई, कर्जे पे कर्जा चढ़े जा रहा है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। आज इस नए पाकिस्तान में लोग अपने अंगूठों पर अनमिट स्याही लगाकर 1.5 घंटा कतारों में लग के जो है वो चीनी खरीद रहे हैं। तो आपका हमारा पुराना पाकिस्तान तो इससे बहुत बेहतर था। तो तहरीके इंसाफ तो अब किस्सा पारीना है, उनको तमाम इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई है। मैं नहीं समझता कि उनको कारकर्दगी पे कोई उनके पास ऐसी चीज है जिस पे उनको लोग वोट दें। और लोग उनके ये चोर चोर के नारे और रोज दूसरों पे इल्जाम धरने की सियासत से तंग आ चुके हैं। लोग रोटी मांगते हैं, लोग सेहत मांगते हैं, लोग तालीम मांगते हैं और वो पीटीआई उसमें नाकाम रही है। जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आने वाले दिनों में जो मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का होगा। और बिलावल साहब इस मामले में मैं समझता हूँ पॉलिटिकली बड़े सियाने हैं कि उन्होंने टाइमली अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की तरफ अपनी तमाम तोपों का रुख कर दिया। तो हम भी तैयार बैठे हैं, हम भी पूरा मुकाबला करेंगे। मगर ये सिंध गवर्नमेंट को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूँ कि मिफ्ता साहब की 10-12 हज़ार की लीड थी और जिस तरह जब 90 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट 190 पोलिंग स्टेशन का जब रिजल्ट आ गया
और उसके बाद जिस तरीके से गिनती के अमल को ताखीर का शिकार किया गया, स्लो किया गया, टैंपरिंग की गई, हमारी वाज़ेह बरतरी थी। सिंध हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया गया है, पैसे को इस्तेमाल किया गया है और ऊंचे हथकंडों को इस्तेमाल किया गया है इस इलेक्शन में इतना करीब आने के लिए। फिर भी ये 600 वोटों से जीते हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई जीत नहीं है। मैं इनकी जगह होता तो मैं शायद इलेक्शन जो है वो दस्तबरदार हो जाता। तो अगर इतना धांधली का शौक था, हमें वैसे ही कह देते, ये सीट हम वैसे ही खैरात में इनको दे देते। सही। अता साहब, पीडीएम में चूंकि जब पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे आप, तो अगर जैसे कि डस्का के इलेक्शन में भी हमने देखा कि वो आपके साथ खड़े रहे, तो अगर ये पीडीएम में रहते हुए पीपल्स पार्टी और आप एक पेज पर होते और ये नतीजा आता, तो क्या इसको आप एक्सेप्ट कर लेते? देखिए, जहां तक पीडीएम की बात है, अगर हम पीडीएम में होते भी और इस तरीके से सिंध हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता और सिंध में सिटिंग वजीर जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस पर असरअंदाज होते और इस तरह की धांधली की जाती, तो हम इसको पीडीएम के लेवल पे भी रेज करते, मीडिया के लेवल पे भी रेज करते। जो जुल्म ज्यादती है वो आप तो अब पीडीएम से बाहर बैठ के कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। आप साथ बैठ के करते तो फिर भी हम इसको बर्दाश्त ना करते, अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ते, इलेक्शन कमीशन तक जाते और आपकी धांधली को, आपके नुच्छे हथकंडों को एक्सपोज करते। सही। अता साहब, रिवायत ये रही है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो हमेशा ज़िमनी इलेक्शन जीतती है, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है, तब्दील हुआ है। तो इस पर जो पीटीआई है वो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर बिलीव करते हैं, इसलिए ये नताइज सामने आए हैं। देखिए, डस्का में जो फायरिंग हुई, जो अगवा किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, डीपीओ डिप्टी कमिश्नर को इस्तेमाल किया गया, जाली वोट डाले गए, तो ये मैं समझता हूँ कि धांधली की इंतहा ये होती है कि आप प्रिजाइडिंग अफसर को और प्रिजाइडिंग के अमले को ही अगवा कर लें। लेकिन तो इन्होंने तो फायरिंग का इल्ज़ाम तो बिलावल भुट्टो आप पर लगा रहे हैं। एक तो बात ये है कि ये सिटिंग हुकूमत ने पूरी कोशिश की, जो आप पीटीआई की बात कर रही थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने एक फ्री एंड फेयर डिसीजन दिया, उस पर अमल दरामद हुआ और अगली दफा किसी की जरूरत नहीं हुई धांधली करने की। जो बिलावल साहब इल्जाम लगा रहे हैं, कराची के ठंडे एसी वाले कमरे में बैठ के इल्जाम लगाना बहुत आसान है। मैंने 4 महीने डस्के में गुजारे हैं और मैं गली मोहल्लों में फिरा हूं, मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, हमारे वहां पे लोग शहीद हुए हैं। बिलावल साहब एक पार्टी के चेयरमैन हैं, उनको जेब नहीं देता कि हमें ऐसे ताने कसें, इस चीज से बाहर आ जाएं, मैच्योर पॉलिटिक्स करें, इज्जत करेंगे, इज्जत करवाएंगे। ऑन ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं है, डस्के में उम्मीदवार कोई नहीं था, वोट आपके पंजाब में खत्म हो चुके हैं और वहां कराची में बैठ के हमें ताने कस रहे हैं। हमने तो आपको कराची में भी आके जो है वो मात दी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हम हर जगह पे आपको मात देंगे। इन जो है तानेबाजी से और जुगतों से मेरा ख्याल है परहेज करना चाहिए इनको। सीरियस पॉलिटिशियन है, सीरियस सियासत करें, इस तरह के ताने ना कसें। सही। शाहिद साहब, कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीडीएम के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि मौलाना साहब से ने उनको पीपल्स पार्टी को यानी कि ये कहा है कि पीडीएम का एतमाद बहाल करें तो फिर आपको एक मौका दे सकते हैं हम। तो आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी को अपना एतमाद बहाल करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा? मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स का कोर्स डिटरमिन कर दिया है। उन्होंने आइंदा लाहे अमल इख्तियार किया है कि हम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जाएंगे तो हमें वोट पड़ेंगे। इमरान खान फारिग हो चुका है, इमरान खान की अब सियासी बसात पे कोई जगह नहीं है। इमरान खान सियासी तौर पे बिल्कुल इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए आने वाले वक्तों के लिए मैं समझता हूँ बिलावल साहब ने दूरंदेशी का भी मुजाहरा किया है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को अपना सियासी मुखालिफ समझकर तमाम तर चीज़ें मुस्लिम लीग नून की तरफ उसका रुख कर दिया है। मैं समझता हूँ हमें भी यही करना चाहिए। इमरान खान वो जो है वो अब माजी का हिस्सा हैं, आने वाले दिनों में उनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है और मैं समझता हूँ कि जहां भी मुकाबला होगा वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का होगा। मगर सेंट्रल पंजाब में मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग का इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। सही। तो अता साहब, मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया वोट को इज्जत दो का, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स हमने इस अरसे में देखी, तो आप नहीं समझते कि उसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हट के खुद से अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की और उस पर लड़ने की ज़रूरत थी? ये है कि आपने जब अपने सियासी हरीफ को हराना हो तो जितनी मुत्तहिद अपोजिशन हो उतना ही हुकूमत को वो टफ टाइम दे सकती है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान से बाहर भी। और मुत्तहिद होके आप 100 ऐसे हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक जॉइंट हिकमत अमली के तहत हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना इत्तेहाद व इत्तेफाक अपोजिशन में हो
गवर्नमेंट के लिए चलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने तो कोशिश की कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर आएं और वो एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करें, असूलों की सियासत करें। मगर ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात के कुछ उनको उनको प्रेशर्स होंगे, उनकी मजबूरियां होंगी, वो साथ नहीं निभा सके, उनकी मर्जी है। मगर हमारी आज भी कोशिश है कि ऑपोजिशन मुत्तहिद होके तो ये हुकूमत का मुकाबला करें। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और आखिरी कुछ धक्के इनको लगने हैं। उसमें अगर अलग अलग लगाएंगे तो ठीक है, और समझते हैं कि आइंदा आने वाली सियासत में हमें एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए, वो भी ठीक है। मगर अगर मिल के ऑपोजिशन मुत्तहिद रहती तो कदरे बेहतर था और हुकूमत को ज्यादा टफ टाइम मिलता। तो लेकिन अतार साहब, आपको जब मुख्तलिफ सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगी तो चूंकि उनका इंडिविजुअल भी एक स्टैंस होता है, पार्टी के अंदर भी उनके कुछ मौक़िफ़ होते हैं, कुछ स्टैंस होते हैं जो वो ले सकते हैं, लेकिन जब वो मुत्तहिद जमातों के साथ आते हैं, जब वो अपोजिशन जैसे इकट्ठी हुई और हमने भी देखा कि जो पीपल्स पार्टी थी उसने कुछ अपना अलग से कुछ मामला पे अपना नैरेटिव जो नून लीग से इख्तलाफ करता था वो अपनाया, तो जब ये इख्तलाफात सामने आएंगे तो वो अपोजिशन के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाएंगे। तो एपरेंटली हमने तो अभी तक ये देखा है कि जो अपोजिशन जमातें जब इकट्ठी होती हैं तो उससे उनको नुकसान पहुंचता है। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे इसके फवायद भी हैं। आप जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी हुकूमत में वैसे ही एक जो है वो हुकूमत घबरा जाती है इस चीज़ से। हमने इतने बड़े बड़े इज्तिमात किए, जलसे किए, कराची से लेके पेशावर से लेके लाहौर तक, और आपने देखा कि जब ये जलसे जुलूस हो रहे थे और अवाम का जमे गफीर था तो हुकूमत के कुछ वज़रा ने हमारे साथ राब्ते भी किए। वो मजबूर हुए ये बात करने पर कि जी आप एहतजाजी सियासत छोड़ें और आके मेज़ पर हमारे साथ बैठें, हमारे से बात करें आकर। तो मैं समझता हूँ कि हर जमात के अपने अपनी नज़रियात होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मगर आपका जब जो सियासी मुखालिफ है वो एक हो तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके और तमाम जमातों को कंसेंसस बिल्ड करके उसको टैकल करने के लिए, अपने सियासी हरीफ को हराने के लिए जो है वो एक एजेंडे पर आ जाना चाहिए। और ये माजी में कई तहरीकें चली हैं जिसमें ये कामयाबी से जो उन्होंने किया है। तो ये बदकिस्मती है कि पीडीएम में जो है वो ठीक तरीके से इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं चल सका। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और हम आपस में बातचीत के जरिए, और पॉलिटिक्स में देखिए बातचीत होती है, आप मेज पे बैठ के एक दूसरे से गिले शिकवे करके अपने जो जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करके हम दोबारा मुत्तहिद होकर चल सकेंगे। अभी भी हम इस बात की उम्मीद रखते हैं। सही, अभी भी इस बात की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली चाह रहे हैं आप या होते देख रहे देखिए, हैं? पंजाब के अंदर तब्दीली तब तक मुमकिन नहीं है जब तक 10 जमातों वाली काफ लीग अपना कोई फैसला नहीं कर लेती। हम 166 पे हैं, हमारे 166 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, 5 अरकान आज़ाद हैं, 180 मेंबर हैं पीटीआई के, और 10 सीटें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास हैं। जब तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फैसला नहीं करते या पीटीआई के अंदर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं आता जो अपने आप को इतना मजबूत कर ले और उनकी तादाद इतनी हो कि वो पीटीआई से हट के एक पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर हो सके, मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर कोई चेंज मुमकिन है। अगर इन हाउस चेंज आना भी है तो उसमें फिर जो कोलिशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट के, उनको कोई फैसला करना होगा और उनको फिर अपोजिशन की तरफ आना पड़ेगा या कोई इस तरह की बातचीत होनी पड़ेगी। फिलहाल इस पर ना कोई बातचीत हो रही है, ना इसका कोई इम्कान नजर आता है। जब तक जो कोलिशन पार्टनर हैं हुकूमत के वो कोई फैसला नहीं करते, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात में कोई वजन है या इसमें कोई आगे को मूव चल सकता है। अता साहब, मौलाना साहब अभी कौमी हुकूमत के जो है वो की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो मुतालबा बड़ा सिंपल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो हैं वो शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन से पहले किसी न किसी फोरम पे उसके रिफॉर्म्स होना इंतहाई ज़रूरी है कि जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है, इलेक्शन इस्लाहात हैं, उनको जब तक नहीं लाया जाएगा शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा निज़ाम है ये पिट चुका है और इसके अंदर मौजूदा सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली की या बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। इमरान नियाजी साहब ने जिस तरीके से पूरे सिस्टम को मफलूज करके रख दिया है, इसकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। तो जब तक नए इलेक्शंस और फ्रेश मैंडेट नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि चीज़ें को आगे मुस्बत सिमत में चल सके। अता साहब, अभी आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, तो इस पर तो पीटीआई वाज़े ये स्टैंड ले रही है कि हमने कमेटी भी बनाई है लेकिन अपोजिशन इस मामले पर हमारे साथ आकर नहीं बैठ रही।
देखिए, हमने 2017 में एक इलेक्शन एक्ट लेके आए, काफ़ी तरमीम हुई, बहुत बेहतरी आई, मगर हम किसी सूरत भी पीटीआई की गवर्नमेंट से इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये बराबरी की बुनियाद पे कोई कमेटी तश्कील होनी चाहिए। स्पीकर जो कमेटी बनाए या हुकूमत जिस कमेटी को नोटिफ़ाई करे, ये वो लोग हैं जिन्होंने गालम-गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया, जो धांधली में, जो तशद्दुद में और जो एक इल्ज़ाम तराशी की सियासत और बहतान तराशी की सियासत में बिलीव करते हैं। हमने मिसाक़ मईशत की बात की, इन्होंने बात ना की, इन्होंने कश्मीर पे बात ना की, इन्होंने कोरोना पे बात ना की। कोरोना के इजलास से बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में इमरान नियाज़ी साहब उठकर चले गए। तो जिनको आम की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, वो इलेक्शन पे हमारे से क्यों बात कर रहे हैं? हम इस कमेटी को नहीं मानते और हम समझते हैं कि बराबरी की सतह पे जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए और हुकूमत की नोटिफाइड किसी भी कमेटी में हम बिलीव नहीं करते। सही, हुकूमत की नोटिफाइड कमेटी पर हम बिलीव नहीं करते। बहुत शुक्रिया, तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और बलूचिस्तान के गवर्नर की जो तैनाती का, नए गवर्नर की तैनाती का फैसला किया है, उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत शाहवानी साहब, नया गवर्नर तैनात करने का इंदिया दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से और अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होने का कहा गया है। नया गवर्नर लगाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? जी देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से आप ये सवाल कर सकती हैं, वही बेहतर बता सकते हैं, उन्हीं का इख्तियार है। इस बाबत जो है मैं नहीं समझता कि मैं राइट पर्सन हूँ जो आपके इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सके। सही, तो लियाकत साहब, इमरान खान साहब ने जो वजह दी है वो ये दी है कि पाकिस्तान को दरपेश जो सियासी चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए उनके पेश नज़र गवर्नर जो है वो तैनात करने का इरादा है और मैं तब्दीली पर यकीन रखता हूँ। तो आपकी अहलियत और जो कारकर्दगी है उस पर कोई शुबा नहीं। तो जितनी भी हमने वजारतों में तब्दीलियां देखी वो हमने पहले यही कहा गया कि कारकर्दगी पर शुबा नहीं है, लेकिन बाद में कारकर्दगी पर ही सवालात उठाए गए, लेकिन वही वजारतें दूसरी शक्ल में उन्हीं के पास मौजूद रहीं। देखिए, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में ये मॉडल मौजूद है कि अगर कोई शख्स जो है प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता तो तब्दीली में कोई मुज़ाहका नहीं है, बजाय इसके कि आप किसी शख्स की खातिरदारी करते हुए उसको घसीटते रहें, उसको साथ चलाते रहें और उसके नुकसानात आपके गवर्नेंस पे भी फिर सवालात उठ खड़े हों, अवाम का अफाका भी ना हो, उसका फ़ायदा भी ना हो, वेलफेयर के लिए काम भी ना हो। ओवरऑल जो दुनिया में है, चूंकि हमारे यहाँ जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, जहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनल बुनियादों पे पार्टीज को वोट मिलते हैं, वो तो इस इश्यू को बहुत संजीदा लेते हैं। और वैसे भी इस मसले को तो 2500 साल पहले ही प्लाटो ने हल कर लिया था कि राइट मैन ऑन राइट प्लेस इज जस्टिस। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली भी कल ही एक स्पीच में उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि बहुत सारे लोगों को आज वो महसूस करते हैं कि इन वजारतों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको रख दिया गया। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा बोल्ड और प्रिंसिपल स्टांस है कि कोई शख्स अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो सिर्फ जो है ना ये दोस्तियां निभाना, ये या इस बुनियाद पे कि वो बहुत पुराना हमारा कॉमरेड है, पुराना वर्कर है, अब अगर उसको हटा दिया जाता है वो नाराज हो जाएगा, या किसी के नाराजगी से कोई लॉबिंग का खौफ, इस खौफ की बुनियाद पे आप कंप्रोमाइज करते जाएं। तो इस सबसे बेहतर ये है कि जहां पे आपको लगता है कि कोई डेडलॉक है, परफॉर्म नहीं हो रहा, राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस इज नॉट सिटिंग, उसको तब्दील कर देना चाहिए ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो तब्दीली का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है, कोई गैर सियासी कोई बात है, गैर सियासी अमल है या कोई किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। सही, लियाकत साहब, जो वज़ीर आज़म का जो तब्दीली का विज़न है इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन जो आपकी बात से मुझे ये तासुर मिला कि देखें जिस तरह बार बार जब वजारतों में तब्दीली आएगी, वजारतें जो लोग जहां पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिस ओहदे पर रहकर काम कर रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो करना चाह रहे होंगे वो भी कम टेन्योर होने की वजह से वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, पीटीआई की जो है ये फर्स्ट गवर्नमेंट है फेडरल में और उनका टीम अब बिल्ड हो रहा है। अगर 2-3 पहले उनको अदवार में मौके मिल चुके होते और उसके बाद जो है
जल्दी जल्दी में इस तरह के फैसले करते तो सवाल उठाया जा सकता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है और इतने ह्यूज लेवल पे कोई तब्दीली नहीं आई कैबिनेट में, कोई के उसको उसके ऊपर सवाल उठा लिए जाएं। मेरे ख्याल चंद एक महकमों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब्दीलियां की हैं। मैं आपका अपना नुक्ता नजर है उन चीजों को देखने का, मेरा अपना है। मेरे ख्याल में कि इससे वाकई ये बात दुरुस्त है कि बाज मिनिस्टर जो है वो खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इमेज इस तरह देखा जा सकता है कि अगर आप महसूस करें कि आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, कोई देख रहा है, और अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो तब्दीली लाई जा सकती है मिनिस्ट्री में या ब्यूरोक्रेसी में, तो फिर लोग प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कि लोग मुतनफिर हो जाएं, इससे पहले कि लोग वावेला शुरू करें, इससे पहले कि लोग कंप्लेन करना शुरू कर दें कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप तब्दीली ला नहीं पा रहे, तब्दीली का विजन जो है आपका वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो बेहतर ये है कि आप कैबिनेट में तब्दीली करें और वो पॉलिसीज भी तब्दील कर रहे हैं कि जिससे आपको ये महसूस हो रहा है कि आप कहीं जाके कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सपोज प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एंटी करप्शन ड्राइव है, ये उसके कैंपेन में जो है मेन स्लोगन था, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सियासत का सियासी शहरग है। अगर वो इस पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो मैं आज आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है सियासी मौत वाकई हो जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें जिस पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके नीचे जहां पे आपको लगे कि कुछ लोग जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ जो पार्ट्स हैं, कुछ पुर्जों में जंग लग गया है, वो काम नहीं कर रहा, तो फिर उन पुर्जों को चेंज करना ये बेहतर अमल है। और मैं नहीं समझता कि इसको नेगेटिव सेंस में देखना चाहिए। सही, यानी आप समझते हैं कि वजारतों में जो तब्दीली है उससे ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अभी हम हाँ, देख रहे हैं इसमें कि एक 3 और साल गुजर इजाफा, चुके हैं, लेकिन वजारतों में मुसलसल तब्दीली की जा रही है, लेकिन हमें कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या तब्दीली का जो इलेक्शन में नारा लगाया गया था वज़ीर आज़म का, वो यही तब्दीली थी? क्योंकि आपकी बातों से मुझे यही तासुर मिल रहा है। नहीं, ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एजेंडा था वो इनकलाबी एजेंडा था। शुरू में जो है उस इनकलाबी एजेंडा पे जो है आ, उसके तहत जो है कुछ कंप्रोमाइजेज और इस्लाहात करने पड़े, और जो अल्टीमेट गोल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्लाहात और इनकलाबी जो मैं कहूंगा गोल है, उसको अचीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब अपना टीम बिल्ड कर रहे हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं सूरत हाल और होती है, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर टीम बिल्डिंग का प्रोसेस जो है, इसमें जो प्रॉपर लोग हैं वो नीचे से ऊपर भी आते रहते हैं, ऊपर से नीचे भी चले जाते हैं। सपोज असद उमर साहब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त उनको तब्दील किया गया, लेकिन दूसरी जो उनको अब मिनिस्ट्री दी गई है एनसीओसी में, आप देखें कोविड के हवाले से देख रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ये बेहतर समझा कि असद उमर साहब शायद फाइनेंस के हवाले से वो राइट पर्सन नहीं है। तो ये दीगर, अब फवाद चौधरी साहब आप देख लें, शिबली फराज के जगह पे उनको लाया गया। शिबली साहब जो है वो साइंस मिनिस्ट्री उनको तफवीज किया गया। तो अब महसूस ये हो रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, एक और तब्दीली जिसकी हम जरूरत महसूस कर रहे हैं, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इस तरफ जो है इशारा भी किया है कि ओवरऑल जो कैबिनेट में रीशफलिंग है, जो तब्दीलियां हैं, तब्दीली के साथ साथ इसमें कुछ इजाफा भी दरकार है, उसकी भी जरूरत है। और वो ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो कैबिनेट में हिस्सा है वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कोलिशन पार्टनर्स को भी आप साथ लेकर चल सकें और नए लोग भी उसमें उनका भी इजाफा किया जा सके। सही, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए वजारत मांगी जा रही है? जी, हमारा ख्वाहिश है, आपकी हमने ख्वाहिश? इस ख्वाहिश के साथ। ठीक, तो अभी जो गवर्नर बलूचिस्तान के मामले पे कुछ नाम सामने आ रहे हैं, तो उसमें वो पीटीआई के जो ज़हूर आगा हैं उनका नाम ज़ेरे गौर है। आप चाह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसका नुमाइंदा यहाँ पर आए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का डिस्क्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इख्तियार है। पहले भी जो गवर्नर साहब है, और गवर्नर साहब हमारे जो है मौजूदा मामला यासीन जई, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया है। वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस भी रहे हैं और सीजन्ड लॉयर भी रहे हैं, और एक
क्वालिफाइड एक इंसान है, बड़े नफीस बड़े शरीफ इंसान है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब का डिस्क्रेशन है, उन्होंने उनको खत लिखा है और उसमें इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके परफॉर्मेंस पे, उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन आलात का कोई तकाजा है जिसके तहत वो तब्दीली चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाह रहे हैं वो इस पे फैसला करेंगे, चाहे इसमें ज़हूर आगा हो या कोई और हो। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के लिए एक पढ़ा लिखा, तालीमी याफ्ता, काबिल, डेडिकेटेड और करप्शन से पाक कोई ऐसी शख्सियत हो कि जो बलूचिस्तान की जो कोलिशन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, बलूचिस्तान के अवाम के जो इश्यूज हैं उसको साथ लेकर चल सकें। और सबसे बढ़कर तालीमी याफ्ता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है गवर्नर साहब के मातहत हैं, उनके काइंड कंट्रोल में वो परफॉर्म करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक पढ़ा लिखा गवर्नर जो है वो हमारी ख्वाहिश होगी। बाकी फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है, जो बेहतर समझते हैं वही फैसला करेंगे। सही। तो ये गवर्नर की तैनाती के बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है इसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है? नहीं, सूबाई हुकूमत में जो तब्दीली है वो चीफ मिनिस्टर साहब, कैबिनेट, कोलिशन पार्टनर्स, वो उनके बाहम फैसले ही पे मुनहसिर है। तो अब तक तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। एक आध तब्दीलियां हमने भी की है। हमारा साबिक जो हेल्थ मिनिस्टर था उनको उस वक्त जो है हटाया गया, फिर एजुकेशन की मिनिस्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया और इस तरह के एक आध हमने तब्दीली की हैं। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की कैबिनेट, कोलिशन पार्टनर्स वो सारे इंटैक्ट हैं और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो विजन है, जो उनकी बसीरत है, उसको जो है सब मिलकर प्रमोट कर रहे हैं और बलूचिस्तान गवर्नमेंट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। और इसका एतराफ़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बारहा किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने इसका एतराफ़ किया है, दीगर सूबों ने, दीगर वज़राए आला ने इस बात का एतराफ़ किया है, मीडिया ने, इंटेलिजेंसिया ने। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारे सीएम साहब के जहन में ऐसी कोई बात होगी। कोई अगर ऐसी बात हो जाती है, जाहिर है मीडिया में खामोश बैठने देंगे, ना आप बेखबर रहेंगे। कोई ऐसी बात होती है इंशाल्लाह हम आपको खुद मुतल्ला करेंगे। फिल वक्त ऐसी कोई बात नहीं। सही। लियाकत शहवानी साहब, जो वफाकी हुकूमत है वो वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। तो इन इकदाम को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि इस वक्त क्या क्या काम हो रहा है बलूचिस्तान में? देखिए, एक तो फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा बलूचिस्तान गवर्नमेंट, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो जाहिर है मेन हमारा फोकस है। हमारी तब्दीली एक तो कोविड के बाद जो है हेल्थ रिफॉर्म्स, जिसमें बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू किया। पीड्स ऑन्कोलॉजी, जो बच्चे मुतासर होते हैं कैंसर से, उनके इलाज के लिए शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एक नया ब्लॉक इस्टेब्लिश किया जा रहा है। कार्डिक जो है वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द हार्ट कार्डिक हॉस्पिटल जो है बलूचिस्तान में वो ज़ेर तामीर है, 70% काम मुकम्मल हो चुका है। पीड्स के जो बच्चे हैं जो कार्डिक से मुतासर हैं, उनके लिए सिविल हॉस्पिटल में एक अलहदा से फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जा चुकी है। BHUs को फाल किया गया, 108 नए BHUs हमने इस्टेब्लिश किए हैं। टोटल तादाद अब 761 हो गई है। बलूचिस्तान के दूर दराज इजला में जो है टेली मेडिसिन की फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जा चुकी है। 6 में और 10 में मजीद स्टैब्लिश कर रहे हैं और अगले साल जो है पूरे बलूचिस्तान के इस्ला में जो BHU सही। लियाकत साहब, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हेल्थ रिफॉर्म्स की बात की, आपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहाली की बात की और डैम्स के हवाले से भी बात की। मुझे आखिर में ये बताएगा कि लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए आपने एग्जैक्टली क्या किया? रोजगार फराहमी के लिए अभी तक हम 18,000 के करीब लोगों को सरकारी महकमों में जॉब्स हमने फराहम कर दिए हैं। कोई इतने ही या इससे ज्यादा कोई 20,000 के करीब दीगर जॉब्स बतदरीज हम एडवर्टाइज कर रहे हैं और लोगों को ये जॉब्स फराहम कर रहे हैं। 1200 जॉब्स तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने लोगों को फराहम किए हैं। और सरकारी मुलाजमतें ही इसलिए काफ़ी नहीं है कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी ज़्यादा है, सारे लोगों को हम सरकारी जॉब तो फराहम नहीं कर सकते। उनके लिए जो है बलूचिस्तान को इंडस्ट्रियल फेज में मेंटर कर रहे हैं, जिसके तहत 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम बनाने जा रहे हैं। 4 मिनी स्टेट इंडस्ट्रीज हम बना रहे हैं। 3 मार्बल सिटीज हैं हमारे, 11 बॉर्डर मार्केट्स हैं। सोलर ट्यूबवेल के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को, जमींदारों को उनको
ये सोलर एनर्जी के जरिए उनके ट्यूबवेल तकरीबन 20,000 से ज्यादा ट्यूबवेल्स हैं जो सोलर एनर्जी पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मीशत वहां पे बेहतर होगी। पिछले साल अक्टूबर में हमने बलूचिस्तान की तारीख का पहला इंटरनेशनल लाइव स्टॉक एक्सपो कोयटा में कराया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि लाइव स्टॉक के शोबे में तब्दीलियां लाई जा सके, इनकलाब लाया जा सके, लोगों को रोजगार फराहम किया जा सके। उस पर हमने काम का आगाज तो कर लिया है, उसमें कुछ रिजल्ट आए हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहरहाल ओवरऑल वो जो हमारा कोविड की वजह से थोड़ी विजन सी बड़ा मुतासिर हुआ। इसी तरह कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कई सालों से उस पर अमल दरामद आगाज नहीं हो सका, उस पर काम का आगाज हो चुका है। उसमें कैमरास लगने शुरू हो गए हैं, सेल्फ सपोर्टिंग टावर्स उसमें लग गए हैं, और 120 किलोमीटर मुरबा ठीक। किलोमीटर सॉरी एरिया पे वो हमने केबल्स भी जो है बिछा लिए, दीगर कंपोनेंट्स पे काम हो रहा है। और इसके अलावा सही, हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जल्द पाया तकमील तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपका। नाज़रीन, इस वक्त इतना ही, दोबारा करेंगे एक दफ़ा फिर। सॉरी, आपको आज मैंने ज़्यादा ही तंग कर दिया। चलें, सही, हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका आपने जिक्र किया ये जल्द ही पाया तकमील तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपका। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़र।